तो बच्चों, फाउंडेशन में ये हमारा सेकंड सेशन है इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज ए लॉ। और उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा आपके मॉड्यूल के अंदर जाऊंगा। कल तक हम सब्जेक्ट के टाइटल के अंदर में गए थे, तो आज मैं थोड़ा आपके मॉड्यूल के अंदर जा रहा हूँ। मॉड्यूल के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो जरा देख लो। यस्टरडे हमने यहाँ से शुरू किया था कि भाई लॉ क्या होता है, तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, है ना, फॉर सम पर्पस। फिर हमने इंडिया का एक मीनिंग भी समझा था। एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये शब्द को समझना है, तो वो समझने के लिए हमको इंडिया को समझना है। तो इंडिया का मीनिंग समझा था, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स का मीनिंग, टेरिटरी का मीनिंग होता है सरहद। तो टेरिटोरियल वाटर में सरहदीय पानी, वो दरिया के अंदर होता है ना। हमारे जो दरिया किनारा है उससे दरिया के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक का इंडिया तक का पोर्शन इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया इंक्लूड्स दैट टेरिटोरियल वाटर्स। फिर हमने पढ़ा था लॉ किसको बोलते हैं, तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, है ना, दैट इज मेड फॉर पर्पस। आज मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी समझाऊंगा। एंड 1872 उसका ईयर ऑफ कमेंसमेंट। अब एक नॉटिकल माइल मींस 1.852 किलोमीटर, ऐसा हमने यस्टरडे समझा था। तो अभी मैं आपको पहले ये दो शब्द समझा दूं कि रूल्स किसको बोलते हैं और रेगुलेशंस किसको बोलते हैं। वैसे सब चीजें सेम है, लॉ से जुड़ी हुई है, बट फर्क है। लॉ का मीनिंग होता है एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, एज वेल एज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अच्छा, इतना सारा। हाँ, लॉ के अंदर क्या आता है, तो एक आता है एक्ट, दूसरा आता है रूल्स, तीसरा आता है रेगुलेशंस, चौथा आता है नोटिफिकेशन, पांचवा आता है सर्कुलर्स, छठा आता है ऑर्डर्स, सातवां आता है जजमेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स एंड पर्टिकुलरली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके जजमेंट आते हैं। एच सी का मीनिंग है हाई कोर्ट, एस सी का मीनिंग है सुप्रीम कोर्ट। तो वन बाय वन समझते हैं कि क्या मीनिंग है। तो लॉ में सबसे पहले आता है एक्ट। एक्ट का मीनिंग क्या होता है, कायदो। अभी हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, एक्ट। ये क्या है, एक्ट। अब एक्ट क्या है, इट इज अ बंच ऑफ वेरियस वेरियस प्रोविजंस विच आर इनसाइड द लॉ, इनसाइड द लॉ, है ना। ये एक्ट के अंदर छोटी छोटी प्रोविजंस है, उनका कॉम्बिनेशन ये एक्ट कहलाता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर सपोज 150 सेक्शन है, 150 सेक्शंस, तो वो 150 सेक्शंस टेकन टुगेदर उसको हम क्या बोलेंगे, एक्ट, कायदो, नियम। अब वो एक्ट को समझने के लिए और उसके कुछ प्रोसीजर्स को समझने के लिए, एक्ट को समझने के लिए और एक्ट के प्रोसीजर्स को समझने के लिए हम क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। ये रूल्स क्या होता है सर, है ना, सब चीजें एक्ट में नहीं लिखी होती, बट एक्ट को सरल भाषा में समझाने के लिए वो लोग रूल्स बनाते हैं। जैसे कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बट उसकी कुछ प्रोविजंस ऐसी है जो टफ है, या कुछ प्रोविजंस ऐसी है कि जिसके बारे में कुछ समझाना जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जीएसटी का एक एक्ट बना, सेंट्रल जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017। अब वो एक्ट में ऐसा बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। किनको, तो कुछ लोगों का टर्नओवर इतने लाख से क्रॉस हो जाए, 20 लाख या 10 लाख, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। अब ऐसा लिख के छोड़ दिया सेक्शन 22 में। 22 से 30 नंबर के सेक्शंस उन्होंने किसके दिए, रजिस्ट्रेशन के। बट फिर कब कराने का, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरने का, कौन सी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कराने का, फिर अभी मैंने फॉर्म भेजा तो वो कितने दिन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और एक्सप्लेनेशन मांगे तो हम कितने दिनों में जवाब देंगे। अगर जवाब दे दिया हमने तो उसके बाद वो हमारे जवाब को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन सैंक्शन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये सभी के रिलेटेड रूल्स बनाए हैं हमने।
अब एक्ट में तो लिख के छोड़ दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन करा लो, ये टर्नओवर क्रॉस हो जाए, बट कैसे कराओ वो समझाने के लिए रूल्स। तो आर यू गेटिंग द थिंग्स कि भाई रूल्स क्या होते हैं? तो एक्ट को सरल भाषा में समझाने के लिए क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तीसरा शब्द है रेगुलेशंस। अब हमको ये समझना है कि रेगुलेशन क्या है। अब रेगुलेशन का मीनिंग आपको समझाता हूँ। व्हाट डू मीन बाय रेगुलेशन? अब रेगुलेशन है ना, वो डिपार्टमेंटल क्लैरिटी के लिए होता है। मैं समझाता हूँ। रेगुलेशन किसके लिए होता है? डिपार्टमेंटल क्लैरिटी के लिए। मीन्स ऐसा समझ लो कि ये रेगुलेशंस ज्यादातर डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको एप्लीकेबल होता है, रादर देन आपके और मेरे जैसे नॉर्मल पीपल। मैं एक उदाहरण देता हूँ। इनकम टैक्स है, एक्ट है उसका, बराबर है, 1961। अब वो एक्ट में, वो एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ऐसे अलग अलग रोल दिए गए। जैसे हमारा देश अच्छा चले उसलिए पुलिस डिपार्टमेंट बनाया, तो पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, इंस्पेक्टर होता है ना, सब इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट एंड सुपरिटेंडेंट होता है, ऐसे होते हैं लोग। तो ऐसे इनकम टैक्स में भी अब है ना, कुछ नियम ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए ही बने कि भाई आपको कोई करदाता को नोटिस देनी हो कि भाई तूने टैक्स नहीं भरा, तो आप नोटिस देना है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये नियम किन के लिए काम में है मेरे को बताओ? करदाता के लिए है या फिर वो नोटिस भेजने वालों के लिए? नोटिस भेजने वालों के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलेशन, है ना। तो आगे आ गया रेगुलेशन। फिर एक शब्द आता है नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो वो नोटिफिकेशन का मीनिंग आपको समझाता हूं। नोटिफिकेशन का मीनिंग होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट को ये एक्ट में बदलाव लाने की जरूरत रहती है, रूल्स में बदलाव लाने की जरूरत रहती है। जैसे कि इनकम टैक्स है, उसमें इनकम टैक्स का रेट दिया गया है कि कुछ लोगों के लिए सपोज टैक्स का रेट है 20%, कुछ लोगों के लिए है भाई 30%, कुछ लोगों के लिए है भाई 25%। अब जिनके लिए 25% है, पहले वो 30 पे था और 30 से घटा के 25 पे किया, तो वो घटाना कहाँ होगा? मीन्स वो रूल चेंज हुआ, नियम बदला, तो वो चेंज इम्पैक्ट कहाँ लानी पड़ेगी? तो एक्ट में। अब एक्ट में चेंज कब ला सकते हैं मालूम? जब पार्लियामेंट का कोई सत्र चालू हो ना, हमारा संसद बैठा हो, हमारे संसदीय जो भी सदस्य है वो वहां बैठे हो, वो 3 बार मिलते हैं पूरे साल में। एक होता है मॉनसून, चौमासू सत्र बोलते हैं हम उसको, मॉनसून सेशन। दूसरा आता है विंटर सेशन, शियाड़ू सत्र गुजराती में ऐसा बोलते हैं। तीसरा आता है उनाड़ू सत्र, दैट इज समर सेशन। ये 3 टाइम हमारी संसद चलती है कुछ दिनों के लिए, और वो दिनों में संसद को राइट है कि लॉ के अंदर चेंज किया जाए। कोई भी एक्ट बनाने का राइट भी संसद के पास है और एक्ट में चेंज करने का राइट भी उनके पास है। बट कुछ चेंजेस हमको इमीडिएट करने हैं, तुरंत करने हैं, तो कैसे करेंगे सर? तो है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका एक बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल गैजेट, बोर्ड, नोटिस बोर्ड जैसे। वो बोर्ड पे वो है ना, जो भी चेंज लाना है उसका एक कागज में लिखते हैं कि ये कायदे में, ये सेक्शन में ये चेंज लाना है और ये हमने मंजूर किया है। अब उनके कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे जिनको ये चेंज करने का राइट दिया गया है, और वो लोग नीचे साइन करके वहां रख देंगे। तो वो पेपर वहां चिपकाया जाता है जिसको बोला जाता है नोटिफाइड इनटू द ऑफिशियल गैजेट। नोटिफाई करना मीन्स क्या करना? इमीडिएट इंपैक्ट देने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा कोई कागज के अंदर ये प्रोविजन का जो चेंज है वो लिखेगा और नीचे साइन करेगा। जैसे आपके स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल रेगुलर टाइम चल रहा है, बट कभी कभी, अब आज जैसे मोदी जी आ रहे हैं तो बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी है वो एरिया के आजू बाजू, तो वो लोग क्या करेंगे, वहां उनके स्कूल के ऑफिशियल बोर्ड के अंदर, बाहर जहां नोटिस बोर्ड है वहां लिख देंगे कि सैटरडे को छुट्टी रहेगी, बिकॉज कि माननीय प्रधानमंत्री बड़ौदा आ रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो सकता है, बच्चों को तकलीफ ना हो इसलिए हम स्कूल में छुट्टी रखते हैं। अब ये चेंज किया उन्होंने, बराबर। अब ये चेंज है ना, उसी को नोटिफिकेशन बोलते हैं। दे हैव नोटिफाइड दिस चेंज। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पे लगाया। अब ऐसा हमारा देश का नोटिस बोर्ड है सर, तो पूरे देश में कैसे मालूम पड़ेगा? जो ऑफिशियल गैजेट होता है ना, उसका वेबसाइट होता है और वो वेबसाइट पे भी ये चीजें रख दी जाती है।
जो भी वहां वो बोर्ड पे लगाया जाता है वही वेबसाइट पे रख दिया जाता है। और हर एक आदमी जो लॉ समझता है, लॉ को फॉलो करता है, वो क्या करेगा, हर रोज वो चेंजेस जो आते हैं वो देख लेगा। सर कैसे देख लेगा, ऑनलाइन जाके। सर बट मैं ऑनलाइन ना जाऊँ तो है ना, कुछ लोगों को आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लो, टैक्समैन करके एक पब्लिकेशन है, उनका आप सब्सक्रिप्शन ले लो, सालाना 20,000 रुपया उनको दे दो, तो वो इनकम टैक्स में, फिर जीएसटी में, फिर कंपनी लॉ में, फिर कस्टम्स एक्ट में, फिर सेबी में, फिर फेमा में, ऐसे अलग अलग एक्ट। सेबी का मीनिंग है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, CGST एक्ट 2017, SGST एक्ट 2017, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसे अलग अलग लॉ है, उसमें जो जो चेंजेस आते हैं हर रोज ऐसे, वो है ना हर रोज हमको सीधा सीधा हमारे वो सॉफ्टवेयर में नोटिफाई करके दे देता है। कुछ लोगों ने उसकी एप्लीकेशन ले ली हो तो अपनी ऐप पे दिखता है, ऐप पे देखोगे ना तो सुबह सुबह में वो नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ब्लर होगा शुरू शुरू में, है ना, वो क्लिक क्लिक ब्लिंक होगा, आप जरा क्लिक करोगे न्यू न्यू ऐसा लिख के आएगा रेड कलर में, टच करोगे तो खुलेगा, हाँ ये चेंज हुआ है बराबर। तो ऐसा करके वो नोटिफाई करते हैं, तो नोटिफिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया। ओके, फिर ये सर्क्यूलर क्या होता है सर? सर्क्यूलर अगेन डिपार्टमेंट के लिए ही है ना, डिपार्टमेंट को यही चीज लिख के भेज दी जाए, जैसे हमारे लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट वालों को समझाने के लिए सर्कुलर है। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन का मैंने मीनिंग समझाया, वो रेगुलेशन एंड सर्क्यूलर दे आर सिमिलर, है ना, डिपार्टमेंट के लिए है। वो ज्यादातर हम लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता है, बट आम जनता को एप्लीकेबल होता है, सॉरी वो डिपार्टमेंट वालों को एप्लीकेबल होता है। अब है ऑर्डर्स। कुछ बार कुछ चीजों के लिए स्पेशल ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, तो वो भी ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ ए लॉ। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल, उनके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कुछ हैंडीक्राफ्ट की आइटमें बनाने वाले लोग हैं, हस्तवनाट की चीजें। अब उनके लिए एक ऑर्डर इशू किया गया कि उन लोगों को बहुत सारी प्रोविजन नहीं लगेगी। अब नॉर्मल लोगों को लगेगी बट उनके लिए नहीं लगेगी, तो उनके लिए ऐसा एक ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, हुक्म, है ना, हुक्म। फिर है जजमेंट। अब क्या होता है, ये सब है ना डिपार्टमेंट करता है, बट ये कौन करता है सर? ये 7 नंबर की चीज कोर्ट्स करती है, कोर्ट्स। कोर्ट का मीनिंग क्या होता है? न्याय मंदिर है ना। दो प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट बोलते हैं हम जिसको। अब ये सेशन कोर्ट क्या होता है सर? उसमें ना कुछ सिविल मैटर्स होती है, उसके रिलेटेड जजमेंट दिए जाते हैं। एंड दूसरे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, दीवानी गुना एंड फौजदारी गुना, ऐसा अगर आपने सुना होगा। तो दीवानी गुना, गुना का मीनिंग होता है क्राइम, दीवानी का मीनिंग होता है सिविल लॉस, सिविल क्राइम्स। मीन्स वहां आपको फांसी नहीं हो सकती, वहां बहुत तो पनिशमेंट होगी, कैश में पेनल्टी होगी। बट जो क्रिमिनल क्राइम्स है जिसको हम फौजदारी गुनाह बोलते हैं, है ना, उसमें सजा क्या हो सकती है? जेल भी हो सकती है और फांसी भी हो सकती है। तो ये सिविल क्राइम, क्रिमिनल क्राइम बराबर है। अब वो जजमेंट देने वाले जो है उसको कोर्ट बोलते हैं, जुडिशरी भी हम बोलते हैं उसको। जस्टिस देने वाली सिस्टम उसको जुडिशरी बोलते हैं। जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत, है ना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, है ना। एंड उसके नीचे वाली कोर्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक स्टेट में एक होती है, सुप्रीम कोर्ट हर एक देश में एक होती है ना। हाई कोर्ट हर एक स्टेट में एक होगी, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होगी, ठीक है। और लोकल कोर्ट्स भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला अदालत। अभी वडोदरा है, वडोदरा जिला है, बड़ौदा इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी कोर्ट है। पहले ये न्याय मंदिर पे थी, है ना, सूरसागर के पास। अभी वो ओपी रोड पे शिफ्ट हो गई है ना, दिवालीपुरा एरिया में, वहां शिफ्ट हो गई है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ओके, और जो तालुका लेवल पे है वहाँ मैजिस्ट्रेट, जिला में तालुका मैजिस्ट्रेट वो होते हैं, वो जजमेंट देते हैं, बराबर। तो उनके जो ऑर्डर्स है ना वो भी लॉ का ही पार्ट माना जाता है। वो जो जजमेंट देंगे कि भाई कल से हम ये बोल रहे हैं, तो उसको कोर्ट का ही मीन्स उसको लॉ का ही पार्ट माना जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बहुत साल पहले है ना, बॉम्बे क्लोथ्स जनरल मिल्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी, और उसका कोई एक जजमेंट था 74 में, सुप्रीम कोर्ट में आया था।
मीन्स केस तो लगा था 60s में, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा 70s में, और 70s में जजमेंट आया कि भाई मैन्युफैक्चर शब्द में क्या कवर होता है। अब है ना, वो एक्चुअली जजमेंट था एक एक्ट के लिए जिसका नाम था एक्साइज एक्ट 1944, और एक्साइज मीन्स प्रोडक्शन पर का टैक्स जो अभी जीएसटी में मर्ज हो गया। और वो प्रोडक्शन की व्याख्या मीन्स मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगता था, मैन्युफैक्चर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो डिस्प्यूटेबल इश्यू था। और ये दिल्ली क्लोज जनरल मिल्स लिमिटेड में उन्होंने जजमेंट दिया कि मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में हम इसको भी नहीं, बराबर। अब वो चीज सेक्शन 2 क्लोज एफ के अंदर मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन थी एक्साइज एक्ट में, उसमें मैन्युफैक्चर क्या था समझाया था, बट उसमें कुछ चीजें रह गई थी और वो कोर्ट के जजमेंट द्वारा कवर हो गई। बट है ना, कभी भी ये एक्ट की डेफिनेशन में उन्होंने चेंज नहीं किया। डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है? व्याख्या। तो एक्ट में जो जो शब्द यूज होते हैं उसकी व्याख्या की जाती है कि भाई कोई दूसरा मीनिंग ना निकाल दे इसलिए, तो वो डिफाइंड होता है कि भाई ये मीनिंग निकालना, और उसमें ये जो हाईकोर्ट के मीनिंग्स थे वो ऐड करने बाकी थे। तो है ना, सालों तक मेरे को याद है मैंने 2009 से पढ़ाना चालू किया एक्साइज एक्ट, 2017 तक पढ़ाया। हर बार मेरे को मैन्युफैक्चर शब्द जब भी समझाना हो ना तो मेरे को बोलना पड़ता था कि ये डेफिनेशन जो कायदे ने दी है ना उसके अलावा भी उसका मीनिंग है, क्योंकि वो मीनिंग कोर्ट के जजमेंट से है। तो ये शब्द के रिलेटेड कोर्ट का जजमेंट है। आइडियली क्या होता है कि दूसरे साल वो लोगों नोटिफिकेशन द्वारा वो जजमेंट का मीनिंग वो डेफिनेशन में या वो सेक्शन में ऐड कर देते हैं, बट उन्होंने नहीं किया था, 74 से बाकी। तो फिर हमको क्या मानना है कि भाई वो कोर्ट का जजमेंट अभी जो एक्ट में ऐड नहीं हुआ है फिर भी उसको जजमेंट ही मानो, उसको लॉ ही मानो, और जब भी आगे जाके वो शब्द को इंटरप्रेट करना हो तो ये कोर्ट का जजमेंट भी ध्यान में रखा जाए। तो दैट इज वाई कोर्ट के जजमेंट को भी हम क्या बोलेंगे? लॉ ही बोलेंगे। तो लॉ के अंदर क्या क्या आता है समझ में आ गया? ओके। अब ये इतना डिटेल में आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बोला है, आपको एग्जाम पर्पज ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपका नॉलेज बढ़े लॉ के रिलेटेड, दैट इज वाई ये शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब आपको मैं कुछ आपके मॉड्यूल के अंदर ले जाना चाहता हूं, और यहाँ एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मोहसिन ने पूछा है सर एक्ट में क्यों ऐड नहीं किया? अबे ना, एक्ट में ऐड करने के लिए क्या होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं, बट गवर्नमेंट को इतने सारे काम होते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें रह जाती, बट कोर्ट वाले उसको ध्यान में रखते हैं कि हाँ ये जजमेंट है ना, वो उसका मीनिंग अभी सेक्शन में ऐड नहीं हुआ है बट उसके रिलेटेड जजमेंट आ चुका है। तो फिर वो मुख्य न्यायाधीश दैट इज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये सब ये जजमेंट को अपने माइंड में रखते हैं, और नेक्स्ट जजमेंट देते समय ये जजमेंट में जो शब्द यूज हुए थे, जो इंटरप्रिटेशन यूज हुआ था, वही वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये उनकी बात है, क्यों नहीं हुआ वो तो हमको गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, आइडियली हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ वो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, बट ठीक है, हमसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो आपको जस्ट मीनिंग समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी बात कर रहे हैं लॉ की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, मेरे हैंड राइटिंग में है ये, तो जरा देखो लॉ क्या है। तो लॉ इज रिवॉल्विंग अराउंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये रिवॉल्विंग अराउंड मीन्स क्या है? घूमता रहता है। लॉ का मीनिंग कायदा, कायदा घूमता रहता है किसके अराउंड? अराउंड का मीनिंग है आजू बाजू, रिवॉल्विंग का मीनिंग है घूमना, तो किसके आजू बाजू घूमता रहता है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के आजू बाजू। राइट का मीनिंग क्या होता है? हक, एंड ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? फर्ज। तो अल्टीमेटली लॉ किसके आजू बाजू घूमता रहता है? हक एंड फर्ज के आजू बाजू। ठीक है, अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइट्स। भारत के अंदर लोगों के पास 3 प्रकार के राइट। देखो मैंने लिखा है, एक है ह्यूमन राइट्स, दूसरे है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड तीसरे है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। हर एक का मीनिंग समझाता हूं। पहला मीनिंग है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन का मीनिंग होता है मानव, मानवी, है ना। तो मानवीय हक, मानवीय हक, आप इंसान हो ना, इसकी वजह से ये हक आपको दिए गए, मानवीय हक। ठीक है, दूसरे है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है संविधान, भारत का संविधान। सर ये संविधान क्या होता है? अब संविधान जो है ना वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है, उसमें से ही सभी कायदे बने। मीन्स हम आजाद हुए, आपको मालूम है 1947 में,
ये 1947 का जो 15 अगस्त है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, बराबर है। स्वातंत्र दिन, बराबर है, पक्का। और 26 जनवरी 1950 को, वहां से 26 जनवरी 1950 से हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, मीन्स प्रजासत्ताक दिवस। अब ये क्या फर्क है सर? स्वतंत्र दिवस एंड प्रजासत्ताक दिवस में फर्क क्या है? तो जब हम स्वतंत्र हुए थे ना, तो हमारा लॉ, देश आजाद तो हो गया, बट देश को चलाने के लिए कोई कानून चाहिए, एक ऐसी किताब चाहिए जिसके बेस पे गवर्नमेंट बन सके, जिसके बेस पे लॉ बन सके, जिसके बेस पे अलग अलग स्टेट और सेंट्रल के प्रोविजंस बन सके। तो वैसा जिसको फंडामेंटल किताब बोलते हैं या देश का संविधान बोलते हैं, उसको बनने में इतने साल लग गए, 47 से 50 तक। तो आजाद हुए, बट तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो सर हमारा देश चल किसके बेस पे रहा था? तो उस टाइम अंग्रेज चला रहे थे उससे पहले, तो अंग्रेजों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही हमने चलाया 3 साल तक। एंड जब बाबा साहब आम्बेडकर ने तकरीबन 56 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया, एंड नो डाउट वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी टीम थी। ये उनका नाम दिया जाता है वो बराबर बात है, बट कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम होती है। तो उन्होंने ही लेड दैट टीम, उन्होंने मार्गदर्शन दिया वो टीम को, और उन्होंने खुद भी किया। और ऐसे कुछ 56 देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम उन्होंने स्टडी किया, अभ्यास किया, और वो सब मिला के भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण बनाया उन्होंने, संविधान बनाया उन्होंने। बंधारण, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर वन एंड सेम वर्ड, कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है शब्दों में, सेम शब्द है। सिनोनिम या समानार्थी भी बोल सकते हैं। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी या गुजराती वर्जन क्या है? संविधान या फिर बंधारण। बंधारण गुजराती में बोलेंगे, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? संविधान, बराबर है। तो वो संविधान बनाया गया, और फिर वो संविधान के द्वारा फिर सरकारी गठन हुआ कि भाई वो संविधान में कुछ प्रोविजंस बनाई गई कि भाई कैसे वोटिंग करेंगे, बराबर है। वोटिंग करने के बाद हम हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे चुनेंगे, प्रेसिडेंट कैसे चुनेंगे, कितने साल तक वो रह सकते हैं, सब बनाया गया। फिर उनको कुछ राइट्स दिए गए कि भाई अब ये बन गए ना, तो ये अब देश को चलाने के लिए क्या कुछ नियम बनाएंगे। तो ठीक है, देश, हमने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल पढ़ोगे ना, प्रिएम्बल का मीनिंग होता है शुरुआत के मेन वाक्य। अगर शुरुआत के मेन वाक्य पढ़ोगे ना, उसमें हम बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, एंड लास्ट उसका वर्ड है गिव्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अवर सेल्फ, हम ये बंधारण हमको देते हैं। दिया किसने? हमने। किसको दिया? हमको ही दिया, बराबर। फिर वो बंधारण में हमारे कुछ राइट है, उसमें वोटिंग राइट है हमारे पास। वो वोटिंग के बेस पे हम गवर्नमेंट चुनेंगे, सेंट्रल की और स्टेट की। फिर वो लोगों को हम राइट दे देंगे, चलो अब हमारा राइट आपको दे दिया। अब वो क्या करेंगे? तो भाई वो देश को चलाएंगे, उसके लिए जो नियम बनाने पड़ेंगे वो बनाएंगे। तो फिर वो लॉ बनाते हैं, तो गवर्नमेंट लॉ बनाती है। एंड फिर वो लॉ के हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए कोर्ट्स बनाई, है ना। अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन रिजोल्व करेगा भाई? मॉनिटर कौन? अंपायर कौन? तो वो है कोर्ट। बट सर ये सब रूल के हिसाब से चले, उसके लिए कोई एग्जीक्यूटर ही तो चाहिए ना। स्कूल में मॉनिटर होता है, वैसा कोई मॉनिटर कौन है? तो उसके लिए प्रशासन बना है, ऑफिसर्स बनाए गए हैं, बराबर। बट ये सर ऑफिसर्स भी कुछ गलत गलत कर दे तो उनको सजा देने के लिए फिर है ना पुलिस ऑफिसर्स बनाए गए, ऐसा है ना। मॉनिटर के ऊपर का मॉनिटर सुपरवाइजर सुपरवाइजर ऐसा। तो पूरा देश ऐसे बना। तो ये जो राइट हमको जो संविधान ने दिए, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और तीसरे राइट कौन से हमारे? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। सर ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स? तो सपोज आपने और मैंने कोई बिजनेस व्यवहार किया, आर्थिक व्यवहार किया, तो उसमें किसी के ना किसी के तो कुछ राइट्स बनेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, कि सपोज मैं कोई एक दुकान चला रहा हूँ जिसमें खाने पीने की चीजें बना के बेच रहा हूँ। आप मेरे पास से सपोज समोसा ले गए, मैं समोसा का विक्रेता हूँ, व्यापारी हूँ, और वो खाने से सपोज आपका तबीयत बिगड़ा, तो आप मेरे पर केस कर सकते हो, आपके कुछ राइट है। और मेरी कुछ जवाबदारी है क्या, कि खाने की आइटम दे रहे हो तो ऐसी होनी चाहिए जो हेल्दी हो, खाने की आइटम हो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका हेल्थ ना बिगड़े, खाने की आइटम ऐसी हो कि जिसका किसी के शरीर पे या किसी के हेल्थ पे आड़ असर ना हो, साइड इफेक्ट ना हो।
ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो राइट्स क्रिएट होते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स बोलते हैं। तो 3 प्रकार के राइट हो गए, एक मानवीय हक ह्यूमन राइट्स, दूसरे है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स संवैधानिक हक, एंड तीसरे कौन से है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। हमने जो आर्थिक व्यवहार किया, कोई भी ट्रांजैक्शन किया है ना, बाय का सेल का, ऐसा कोई भी परचेज का सेल का, तो उससे जो राइट बना उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स की बात करें। तो ह्यूमन राइट्स ऐसे है जिसके लिए कोई अलग से कायदा नहीं बनाया गया। तो देखो लिखा है नो स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक मीन्स अलग तरीके से, है ना, ये हमारे स्पेसिफिक गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, मुख्य गेस्ट है, ऐसे स्पेसिफिक लॉ है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं बनाया गया। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस, यूएन बोलते हैं शॉर्टली, हम उसको क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, दैट इज यूएन। तो जो ये सर यूनाइटेड नेशन क्या है, तो जैसे भारत जैसे जितने भी मोर देन 200 कंट्रीज है, 210 प्लस कंट्रीज है विश्व में, वो सब ने मिला के एक समिति बनाई जिसको हम क्या बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस, है ना, सभी देशों का एक यूनिटी, तो यूनाइटेड नेशंस यूएन। तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस दिए। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्स के रिलेटेड, और यूनिवर्स का मीनिंग क्या होता है ब्रह्मांड, है ना, उसको यूनिवर्स बोलते हैं। तो ये यूनिवर्स के रिलेटेड, ब्रह्मांड रिलेटेड डिक्लेरेशन दिए हैं। डिक्लेरेशन मीन्स हमने ये डिक्लेयर किया, मीन्स हमने ये आप लोगों को बताया, इन्फॉर्म किया, आपको माहितगार किया। तो यूनिवर्सली डिक्लेयर किया ह्यूमन राइट्स को, मीन्स पूरे विश्व के लिए हमने कुछ ह्यूमन राइट्स बताए, है ना। उसमें कुछ राइट्स हमारे उनके रिलेटेड भी आ जाते हैं जो क्या बोलते हैं, हम सालों से सोच रहे हैं ना कि ये जो होंगे एलियंस, एलियंस रिलेटेड राइट्स भी है उसके अंदर। ब्रह्मांड के राइट है ना, सिर्फ पृथ्वी के थोड़े राइट है। अगर उसका यूनिवर्सल शब्द नहीं यूज होता तो पृथ्वी, है ना, अर्थ डिक्लेरेशन ऐसा लिखा होता है, बट उसकी जगह यूनिवर्सल लिखा है, तो पूरे ब्रह्मांड के लिए लॉ बना है। तो उन्होंने ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। फिर मेंबर कंट्रीज विल फॉलो इट। अब जो लोग यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होंगे वो फॉलो करेंगे। सर तो 212 कंट्रीज है सपोज, तो सभी उसके मेंबर नहीं, नहीं नहीं, कुछ लोग होते हैं अवड़ चंडे, है ना, हमारी गुजराती भाषा में रोटा जो जो कॉमन लोगों से अलग ही होंगे, है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं, है ना। तो वो लोग मेंबर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द मोर देन 200 कंट्री दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस, तो वो लोग फॉलो करते हैं, बराबर है। इन इंडिया, भारत के अंदर ये ह्यूमन राइट्स रिलेटेड 2 संस्था है। एक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट मीन्स मानवीय हक कमीशन। कमीशन का मीनिंग क्या होता है पंच, गुजराती में क्या बोलते हैं पंच। सर वो वाला पंच नहीं, नहीं वो वाला पंच नहीं। हमने सुना है नाणावटी पंच, तपास पंच, ऐसा सुना है। तो पंच का मीनिंग होता है कमीशन। सर कमीशन એટલે વટાવ नहीं, नो वो अकाउंट में। सर लॉ में मीनिंग अलग होते हैं, हाँ ऐसा, हाँ सही बात है, लॉ की डिक्शनरी भी अलग होती है। अच्छा ऐसा, नॉर्मल डिक्शनरी लॉ में नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। परफेक्ट बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ एज ए लॉयर। लॉ की डिक्शनरी अलग आएगी। तो सर हमको सब याद रखना रह जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, रह जाएगा। ठीक है, जो जो शब्द आएंगे हम उतनी बार देखेंगे, उतनी बार सोचेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे तो वो याद रह जाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपको तो क्या सीखना है, जो सवाल पूछा है ना, वो सवाल क्या पूछ रहा है ना, उतना ही जानना जरूरी है। जवाब तो आपके अंदर से ही आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको मेहनत क्या करनी है, 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने, और उसके अंदर आपको क्या सवाल समझना है कि पूछना क्या चाहता है। जवाब तो हमको आते हैं, सवाल सारे समझ में नहीं आते। तो हमको मेहनत फाउंडेशन में किस पे करनी है, सवाल समझना है ना। तो चलो, भारत के अंदर एक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड दूसरे स्टेट लेवल के होते हैं, है ना, उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना, मोदी साहब एंड अभी इधर भूपेंद्र पटेल। सर ये कौन है, सर हमारे सीएम है भाई, भूपेंद्र पटेल को नहीं जानते हो। सर वो इधर है ना, गुजरात में बहुत चेंज होता रहता है, हाँ वो होता रहता है ना। मोदी साहब के बाद वो मैडम आई थी, कौन, पटेल, आनंदीबेन पटेल। फिर हमारे रूपाणी साहब आए थे,
कौन थे? विजय भाई रूपानी। अब उसकी जगह कौन आए हैं? भूपेंद्र भाई पटेल। सर वो रहने वाले हैं, हाँ, जब तक रखेंगे रहेंगे। राम रखे तम रहियो उद्धव जी, है ना? ऐसा जो बोलेंगे वो करेंगे, है ना? गुजरात में पहली बार अभी ऐसा हुआ, पूरा मंत्रिमंडल के साथ सभी रिटायर, पुराना। विजय भाई रूपानी और उनके मंत्रालय में जितने लोग थे ना, सब भी एक साथ गए और एक पूरा नया मंत्रालय बना दो। सब पॉसिबल है, पॉसिबल ना। स्ट्रिक्ट मॉनिटर हो ना तो सब कुछ पॉसिबल। इधर दो लोग नहीं गए उधर, मोदी एंड अमित, है ना? बहुत बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटर है। वो बोलते हैं ऐसा करना है गुजरात में, तो हमारे मुख्यमंत्री को ऐसा करना है। सर ऐसा होता है, हाँ हाँ। कोई अच्छा फैमिली हो ना, उसका ये लक्षण है कि दादा ने बोल दिया ना कि ऐसा करना है भाई, पूरा फैमिली ऐसा ही करेगा। दादा मीन्स घर के ग्रैंडफादर, जो सबसे बड़े लोग, हमारे वडील लोग। वडीलों में भी जो वडील है, सबसे बड़ा उम्र लायक है, उसने बोला कि हमारे घर में ऐसा करना है तो ऐसा करना है। हेड ऑफ द फैमिली, है ना? हेड ऑफ द फैमिली, यस। तो भाई पहले तो ह्यूमन राइट्स के बारे में समझ में आ गया। चलो दूसरी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बंधारणीय हक, संवैधानिक हक। उसमें क्या होता है? उसमें दो प्रकार के राइट्स है, जिसको आई मीन्स एक ही राइट है जिसके दो नाम है। एक है बेसिक राइट्स। बेसिक का मूल मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल। बेसिक का मीनिंग क्या होता है? एकदम बेस वाले। तो बेस मीन्स फंडामेंटल, पायाना हक को फंडामेंटल, बेसिक राइट्स, है ना? सामान्य हक। इट इज गिवन बाय होम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर कहाँ है ये राइट? कहाँ लिखे? आप सोशल साइंस जब तक पढ़ते थे ना स्कूल में, वहां की किताब में पहले 2-3 पेज में लिखे थे। अच्छा, हाँ, उसमें हमारा वो राष्ट्र का वो क्या प्रतिज्ञा पत्रक भी था, ओथ। इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री एंड सो एंड तक था, है ना? मेरे को गुजराती में पक्का आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। क्योंकि जब ये मैं पढ़ा ना, तब मैं 12th तक गुजराती मीडियम में था। तो हम लोगों को गुजराती में ही ये प्रतिज्ञा पत्र बोलते थे। भारत मारो देश છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે, હું તેના સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનું ગૌરવ કરું છું, एंड सो ऑन। ऐसा था। तो हमको ऐसा आता है। बट इंग्लिश में भी था, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ के आए, नहीं सर हमको मालूम है, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स, सब सेम ही है भाई। ये ट्रांसलेशन है ना, इंग्लिश ज्यादा जानने वाला बहुत होशियार है ऐसा नहीं होता है। मैं बता देता हूँ होशियार किसको बोलते हैं। मस्त डेफिनेशन। होशियार किसको बोलते हैं? जब बहुत ज्यादा लोगों को जो चीजें नहीं मालूम, उसमें भी वो है, बट उसमें वो एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस देता है ना, वो होशियार। क्या बोले सर? मीन्स ऐसा समझ लो कि एकदम टफ पेपर निकला, ठीक है, एकदम टफ पेपर निकला, सभी के लिए बुरा निकला। उस टाइम जो एवरेज से भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, जिसने डरा नहीं, डटा रहा, 3 घंटे एफोर्ट किए, नो डाउट पूरे क्लास में 100 में से 65 ही हाईएस्ट थे, बट उसके 65 या 60 अप थे। तो वो आदमी है ना, वो होशियार है। होशियार का मीनिंग हाईएस्ट मार्क ऐसा नहीं होता है। खराब स्थिति में आप एवरेज परफॉर्मेंस भी लाओ ना, तो भी आप होशियार, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है? तो हमारे स्कूल में तो ऐसा होता ही था, फर्स्ट नंबर जिसका आता था ना हमारे सरदार स्कूल में, उसके परसेंटेज कितने होते मतलब 65, 62। और बोर्ड की एग्जाम में ना 20-22%, 25% ज्यादा ही आते थे हमारे स्कूल के जो परसेंट। मेरा प्रीलिम में 4th नंबर था और मेरे परसेंटेज थे 62, 12th की बात कर रहा हूँ। जब मेरा 12th कॉमर्स का रिजल्ट आया गुजरात बोर्ड का, तो मेरे परसेंटेज आए 84। बराबर, स्कूल में कितने थे? 62, इधर कितने? 22% ज्यादा है। हाँ ऐसा ही हमारे स्कूल में ऐसा ही था, ट्रेडिशन थी कि ज्यादा मार्क्स देने के ही नहीं, मैथ्स के अलावा कोई सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं थे, काट देने के, प्यार से 20-25% डिस्काउंट तो करा ही देने। बराबर, बट उसकी इम्पैक्ट क्या होती थी कि लास्ट में आपको जब रिजल्ट मिले ना 20-25% ज्यादा, तो होते था ऐसा। मेरा फर्स्ट था, फिर गुजरात में 7 था, बट मेरे स्कूल में 14 नंबर आया था मेरी लास्ट प्रीलिम, और परसेंटेज भी 62 थे। बट परफॉर्मेंस आप दे सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, है ना? तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इधर क्या लिखा है, यहाँ आगे क्या लिखा है देखो तो,
इधर ऐसा लिखा है, इफ गवर्नमेंट एजेंसीज वायोलेट्स रेमेडी इज टू फाइल अ रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। थोड़ा लॉ के रिलेटेड ज्यादा ओवरडोज है, घबराइए नहीं, बट आपके मॉड्यूल में ही लिखा है इसलिए मैंने लिखा है। क्या है, इफ गवर्नमेंट एजेंसीज वायोलेट। वायोलेट का मीनिंग क्या होता है सर? जामली। अरे लॉ के अंदर मीनिंग अलग होता है। वायोलेट का मीनिंग होता है उल्लंघन करना, फॉलो नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं? वायोलेट। एक एडवाइस दूं आप सभी को, कुछ शब्द ऐसे मैं बोलूं ना जो आपको नहीं मालूम है, तो प्लीज एक नोटबुक पेन लेके बैठिए और लिखिए। सर क्या होगा सर, हम लोगों तो है ना विवेकानंद के बड़े भक्त है ना, विवेकानंद का नाम बोलने से, उनका भक्त बनने से, उनकी किताबें पढ़ने से ना आपकी मेमोरी उनके जैसी नहीं होने वाली। उनका जीन्स आगे ही नहीं बढ़ा है, शादी ही नहीं की उन्होंने, है ना। कैसे विवेकानंद की औलाद तो कोई नहीं बन सकता, हाँ उनके भक्त बन सकते। तो उनको क्या, उनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी, एक बार सुन लेते थे ना तो याद रह जाता। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है तो भूल जाओ। एक मूवी में अभी अजय देवगन बोला था मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है ना। एक तो है ना कोई वो मूवी था, कोई लैंडिंग था, है ना, क्या ना, रनवे, रनवे कौन सा 34, हाँ रनवे 34 मैं देखने गया था, है ना। फोटोजेनिक मेमोरी है, सब कुछ याद रहता है मेरे को। अच्छा इधर बोला तो याद कितना रहा। तो आप लोगों को एडवाइस है, जो भी नया शब्द मैं यूज करूँ ना, प्लीज सर कहाँ लिखने का, फ्रंट पेज पे नहीं, लास्ट पेज पे लिफो मेथड फॉलो करो, है ना। एक गुजराती में कहावत है, शिक्षकनी આગળ અને ગધેડાની પાછળ नहीं જવાનું। क्या होगा? लात पड़ेगी। शिक्षक के आगे जाओगे तो गलत इंटरप्रिटेशन करके बैठोगे, लात कहाँ पड़ेगी? एग्जाम में। और गधे के पीछे जाओगे तो भी लात पड़ेगी। तो करना क्या है मेरा, सुनो, आपकी लॉ की नोट एक बनाओ जिसमें जो भी मैं ये सब लिख रहा हूँ वो लिखो समरी के तौर पे। एंड फिर क्या करो, लास्ट पेज से रिवर्स में आप लिखते जाओ जो भी शब्द आते हैं। आपको करना क्या है, मॉड्यूल में 40 पेज का ही ये लॉ है, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके वर्ड्स ही 40 पेज के हो जाएंगे। पीछे से आप जाओगे ना तो 40 पेज के वर्ड्स हो जाएंगे, हर एक लाइन में नया शब्द आएगा। बहुत सारे शब्द आपके लिए जानने जरूरी है। तो यहाँ वायोलेट का मीनिंग क्या होता है? VIOLATE, वायोलेट। वायोलेट का मीनिंग क्या होता है? ब्रीच करना या फिर उल्लंघन करना। गुजराती में क्या बोलेंगे? उल्लंघन करना, या फिर मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलूं तो नॉट टू फॉलो, फॉलो नहीं करना, है ना। तो इफ गवर्नमेंट एजेंसीज वायोलेट मींस पुलिस ही संविधान को फॉलो ना करे तो, या फिर अब गुजरात गवर्नमेंट संविधान के नियमों को फॉलो ना करे तो। रेमेडी लिखा है, REMEADY, रेमेडी। मेरा सेकंड इंग्लिश, सेकंड एबीसीडी वाला इंग्लिश समझ में आ रहा है? यहाँ ये रेमेडी लिखा है, REMEADY, रेमेडी। रेमेडी का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन, उपाय। तो अगर गवर्नमेंट एजेंसीज ही कॉन्स्टिट्यूशन के हक फॉलो ना करे तो रेमेडी क्या है? इज टू फाइल। फाइल का मीनिंग होता है दर्ज, फाइल करना, है ना। फाइल करना मीन्स जैसे नहीं हम केस फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसा। सर घर पे फाइल है उसमें कागज रख देना नहीं, वो नहीं। फाइल करना का ऐसा भी कोई मीनिंग निकाल देना। हमारे टाइम में स्कूल में था फाइलिंग, अगत्य के डॉक्यूमेंट्स है ना, फाइल के अंदर फाइलिंग करो, फाइल के प्रकार बता दे। ये फाइलिंग अलग है। यहाँ क्या है, कोर्ट के अंदर केस फाइल करने की बात हो रही है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज ही लॉ फॉलो ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ना करे तो रास्ता क्या है, रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो टू फाइल अ रिट पिटीशन, WRIT, रिट। एंड पिटीशन का मीनिंग होता है अर्जी। ये पिटीशन, PETITION, उसका मीनिंग क्या होता है? अर्जी। अर्जी का मीनिंग क्या होता है? रिक्वेस्ट। यस, रिक्वेस्ट, अर्ज करना। एक सॉन्ग था लगान मूवी में, मालूम है? आमिर खान गाता था, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। उसमें ऐसा एक अर्जी था, अर्जी शब्द भी आ रहा था।
बराबर। अर्जी का मीनिंग क्या होता है? पिटीशन। पिटीशन यहाँ लॉ के अंदर मीन्स कोर्ट के अंदर जो अर्जी, बट वो अर्जी का नाम क्या है? व्रिट, WRIT। अब ये व्रिट का मीनिंग नहीं मालूम मेरे को गुजराती में, इंग्लिश तो मालूम है। अर्जी के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें ये व्रिट, व्रिट का मीनिंग है सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो अर्जी फाइल करते हैं ना, उसको व्रिट पिटीशन बोलते हैं। ये एज ए लॉयर मेरे को मालूम। सामान्य लोगों को छूने वाला कोई मुद्दा है और सीधा लोकल कोर्ट्स में जाऊंगा तो उसका जजमेंट ही नहीं आएगा, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता हूँ, उसको व्रिट पिटीशन बोलते हैं। एक दूसरा भी आता है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, बराबर, वो भी अलग है, बट रीट होता है बिफोर द हाई कोर्ट। सर कहाँ है ये कोर्ट का? कौन सी कोर्ट में? बिफोर द हाई कोर्ट मीन्स ये अर्जी कहाँ देनी है? हाई कोर्ट के अंदर। सो कोई संवैधानिक पद का आदमी या फिर गवर्नमेंट का आदमी, गवर्नमेंट एजेंसी, पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ना करे तो उनके लिए हम रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक अर्जी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तीसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का मीनिंग क्या होता है? कि दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, करार हो जाए, और उसमें से जो राइट्स जन्म ले। जैसे कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको फाउंडेशन का कोर्स पढ़ाऊं, उसकी फीस है मेरी भाई, ठीक है, मेरी विदाउट इंस्टॉलमेंट फीस है, विद इंस्टॉलमेंट फीस है, आपको फीस बताइए, तो वो फीस आपको भरनी है, बराबर। अगर आप एग्री कर देते हो ये 6 दिनों के बाद, क्योंकि 6 दिन हम क्या करते हैं, ये आपके लिए क्या डेमो सेशंस रखते हैं, उसके बाद है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा। सोचिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ाएंगे और आप पे करेंगे, ठीक है। टर्म्स कंडीशन हमने लिखी, हम ऑफरर थे, हमने आपको ऑफर दिया ना। ऑनलाइन न्यूज़पेपर में सभी में अलग अलग जगह पे हमने ना क्या हमारे क्लासेस के बारे में लिख के रखा है। मार्केट में कुछ हमारे सीनियर स्टूडेंट्स है, कुछ आपके टीचर्स है जिनको मालूम है कि हम सीए में पढ़ाते हैं। अब उनके थ्रू आप आए हो और हम अब आपको पढ़ा के जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं। और ये 6 दिन के बाद आप क्या करोगे? निर्णय लोगे। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा, उसमें जो हमारे राइट्स है और आपके राइट्स, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। हमारा राइट क्या रहेगा? फीस कलेक्ट करने। आपका राइट क्या रहेगा? यहाँ से पैम्पलेट कलेक्ट करना है, जो अगर हम दे रहे हैं तो हम अच्छे जो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो राइट आपका है। आपको एप्लीकेशन हम देंगे, उसमें लेक्चर्स देंगे, ये सब राइट आपके हैं, बराबर है। तो ये समझ में आ गया। राइट का मीनिंग होता है हक, बराबर, एंड ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? फर्ज। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई 3 प्रकार के राइट्स। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? उद्भव स्थान, कहां से आया, ना जाने कहां से आया है, ऐसा नहीं? हाँ, एक सॉन्ग था। तो ना जाने नहीं, हम जान लेते ना कहां से आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखो, बिफोर 1872 क्या स्थिति थी और 1872 के बाद क्या स्थिति है। तो 1872 के बाद तो ये एक्ट का नाम बन गया है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो उसके बाद तो यही है और उसकी प्रोविजंस हमको फॉलो करनी है। तो भारत के अंदर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके लिए ये लॉ बना है, बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे? बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए ये लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो देखो पहले अभी जो स्थिति है ना वो बता देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आफ्टर 1872 वाला जो है ना वो मैं बता रहा हूँ। तो वो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। बच्चों ये है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भारत का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो किसके बेस पे बना भाई? तो इंग्लिश कॉमन लॉ के बेस पे। ये सर इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है? तो इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड कंट्री, उस वो लोग हम पे राज करते थे, है ना। तो वहां का कॉमन लॉ, वहां का सामान्य लॉ, कायदा, उसके बेस पे हमारा लॉ बना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, नंबर 1। अब है ना यहाँ आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है? ट्रू फॉल्स में कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन, फिर मैं क्या बोलूंगा? अमेरिकन कॉमन लॉ। तो ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है, क्यों? क्योंकि इट इज इंग्लिश कॉमन लॉ। आर यू गेटिंग? तो ये इंग्लिश कॉमन लॉ शब्द आपको गूंजना चाहिए माइंड में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब सीधा है, इसमें लॉजिक है एकदम। बट हम पर राज कौन कर रहे थे? इंग्लिश लोग, ब्रिटिशर्स। हाँ, तो उनका कॉमन लॉ उसके बेस पे बना, सीधी बात है। हाँ, अमेरिकन कहाँ है? बढ़िया, हमको अमेरिका के नाम से बहुत कंफ्यूज करते लोग, है ना। मेड इन यूएसए ऐसा लिख के आता है कुछ प्रोडक्ट पे, और हमारे दिल्ली वाले
लिखते हैं मेड बाय यूएसए। अब एक बार तो अंग्रेज उन लोगों ने केस कर दिया कि भाई ये यूएसए क्यों लिख रहे हो, तो कि भाई यूएसए हमारा नाम है। भाई यूएसए का नाम तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नहीं भाई, उल्लासराव सिंधिया एसोसिएशन है ना। तो केस किया था अमेरिकन कंपनियों ने कि मेड मेड इन यूएसए क्यों लिख रहे हो। भाई हम इन नहीं लिख रहे, बाय लिख रहे हैं, है ना। वो जो टी शर्ट है पीछे लिख के आता है मेड इन यूएसए, मींस यूएसए में बनी हुई। अब वो लिखते हैं मेड बाय यूएसए। अब वहां यूएसए का मीनिंग क्लैरिफाई करो। अब जो होशियार है उसको मालूम पड़ेगा मेड इन का मीनिंग क्या और मेड बाय का मीनिंग क्या, है ना। ठीक है, लॉ पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अब है ना, इंग्लिश कॉमन लॉ के बेस पे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बना, उसके 4 पार्ट थे इनिशियली। देयर आर 4 पार्ट्स इनिशियली, इसके 4 पार्ट थे, बराबर। कौन कौन से भाई, तो वो मैं बताता हूँ। तो ये पहला पार्ट था सेक्शन 1 से 75 तक का, जिसको जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। वो हमको पढ़ने हैं 1 बाय 1 ऑल अभी आपके कोर्स में। दूसरा पार्ट था वो निकाल दिया गया और उसके बेस पे एक नया कायदा बना दिया जो आपके कोर्स में, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो अर्लियर यही एक्ट का पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। 1930 में अलग हुआ वो और एक अलग कायदा बना के रख दिया। उसकी प्रोविजंस पुराने एक्ट में कौन सी थी, सेक्शन 76 से 123। अब वो प्रोविजंस ही निकल चुकी है और उसकी जगह एक नया कायदा बन चुका है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और ये जो सेक्शंस थी सेक्शन 76 से 123 तक की जो प्रोविजंस थी वो सब उधर समाविष्ट कर दी गई। ठीक है, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिलेटेड सेक्शन है 124 से 238। वो अभी भी आपके कोर्स में इंटर में ग्रुप 1 में आएगा। तो सर फाउंडेशन में 1 से 75, तो अभी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जनरल प्रोविजन ही है आपको, बराबर। ये स्पेशल प्रोविजन कहाँ आएगी, टीवाई बीकॉम में आएगी एक अलग सेमेस्टर में, एंड दूसरा आएगा हमारे ग्रुप 1 के। जनरल प्रोविजंस वो भी आएगी ग्रुप 1 के अंदर बेसिक लेवल पे, एक बार रिकैप के तौर पे, एंड वो भी आपको टीवाई बीकॉम में आएगी, बट फाउंडेशन में स्पेशल प्रोविजन नहीं आती। फिर कुछ और प्रोविजंस थी सेक्शन 239 से 266, और वो जो प्रोविजंस थी वो वहां हटा दी गई और अभी उसके रिलेटेड नया कायदा बना दिया जो बना 1932 का पार्टनरशिप एक्ट। क्या बन गया है, पार्टनरशिप एक्ट। तो देखो मैंने यहां लिखा, ये एरो जरा देखो ध्यान से, ये एरो जरा ध्यान से देखो, ये वाला सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो 2 नंबर है, वहां से मैंने यहाँ ये लाल एरो किया, यहाँ लिखा सेपरेट टैक्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये बन गया नया कायदा। और ये 4था नंबर का ये ग्रीन वाला सिग्नल देखो, ये वाला यहाँ क्या बन गया है, सेपरेट एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ये 2 सालों में उन्होंने क्या किए, अलग अलग 2 नियम बना दिए। क्या बना दिए कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये 2 हिस्से, कुछ प्रोविजंस हटा के अलग से कायदा बना दिया। तो अभी की स्थिति आपने ये देख, बराबर है। अब बिफोर 1872 क्या था, अब आप सोचो ऐसी स्थिति थी कि अंग्रेज हमारे पर हुकूमत करते थे, उन्होंने यहाँ भी कोर्ट बना के रखी थी, अंग्रेजों की सिस्टम जैसे इधर भी कोर्ट थी। आपको मालूम है भगत सिंह को फांसी उन लोग उनकी कोर्ट ने दी। आपने मूवी देखा होगा तो वो नहीं, वो सफेद कलर की ज्यूरी थी, 6-7 लोग का एक ज्यूरी था, उन्होंने जजमेंट दिया था। तो वैसे उसको जज बोलते थे, तो जज जजमेंट देते थे, वो इंग्लैंड से कॉपी करके लाए इधर वो सिस्टम को, बराबर। और हमारे उस टाइम के जितने भी स्वतंत्र सेनानी है ना, वो इंग्लैंड में है ना लॉ पढ़ने के लिए ही जाते थे। देखो गांधी जी भी बैरिस्टर बन के आए, सरदार पटेल भी वही पढ़ने गए थे, अब सावरकर को देख लो, जितने भी थे वो वहां पढ़ने क्या जाते थे सर, लॉ पढ़ने जाते थे, क्योंकि उसका ही कॉलेज था उस टाइम। और जो वहां से वो पढ़ के आया ना इंडिया में, तो इंडिया में वकालत करना बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि इंडिया में कौन लॉ की प्रैक्टिस कर सकता था, एलएलबी की प्रैक्टिस कौन सकता था उस टाइम, इंडिया की लॉ की डिग्री नहीं थी। तो यहाँ से आप रहो, जाओ उधर इंग्लैंड में पढ़ो, वहां से डिग्री लेके आओ, क्योंकि इंडिया का जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ के बेस पे बना है। ठीक है, तो वहां पढ़ के आएंगे और इधर प्रैक्टिस करेंगे। बोलो ऐसा था, इंडिया और इंग्लैंड एक था। ठीक है, तो देखो उससे पहले जजमेंट देने थे तो कैसे देते थे वो, तो देखो जजमेंट्स आर गिवन, जजमेंट का मीनिंग होता है क्या, निर्णय, लॉ के निर्णय। दे आर गिवन बेस्ड ऑन व्हाट,
इंग्लिश कॉमन लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिचुएशन या इंडियन कस्टम्स या इंडियन यूसेजेस। मीन्स भारत के अंदर जो भी जजमेंट दिए जाते थे उसका बेस इंग्लिश लॉ ही था, पर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते थे। कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है संदर्भ। संदर्भ को भी गुजराती में समझाना थोड़ा टफ है, बट मैं आपको समझाता हूं। अब एक उदाहरण से मैं आपको बोलता हूं तो आपको आइडिया आएगा, है ना। घर में सपोज किसी के घर में कोई छोटा बच्चा हो, मेंटली रिटार्डेड हो और कुछ चीजों ही को ही वो समझा हो, ज्यादा नहीं समझा है, तो उसकी लैंग्वेज है ना थोड़ी हमारे से अलग होगी, उसके बोलने की पद्धति अलग होगी, पर उसकी माँ को या फैमिली वालों को वो चीजें समझ में आ जाए। तो बोलना तो वही चाहता है जो हम बोलना चाहते हैं, बट उनकी लैंग्वेज अलग होती है, सिस्टम अलग होती है। वैसा ही कि जजमेंट तो वो देना चाहते हैं, बट वो देंगे इंग्लिश लॉ के बेस पे, बट है ना वो इंग्लिश लॉ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। अब वहां है ना, देखो मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजों में ऐसे सिस्टम है डाइवोर्स की। डाइवोर्स का मीनिंग क्या होता है? छुट्टा छेड़ा। अब ये शब्द हमने बनाया है ना, भारत में ये शब्द ही नहीं है, ये शब्द है ही नहीं। क्योंकि आप तो लेटर ऑन उन्होंने ये जो हिंदू मैरिज एक्ट और वो सब बनाया उसके अंदर ये बनाया। बाकी जो पुरानी भारत की सिस्टम थी उसमें डाइवोर्स की परंपरा ही नहीं थी। शादी किया मीन्स 7 जन्मों का बंधन। अच्छा था बुरा था वो अलग चीज है, बट हम लोग एलएलबी में ना तीनों लॉ पढ़े हैं। एक इंडिया का हिंदू मैरिज एक्ट पढ़े हैं, फिर मुसलमानों का मोहम्मदन एक्ट पढ़े हैं मैरिज के लिए, एंड अंग्रेजों मीन्स ये जो क्रिश्चियनों का भी मैरिज का रिलेटेड लॉ अलग है ना। मुसलमानों में 4 शादी तक अलाउड है। भारत के अंदर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक आपकी पहली शादी चालू है। ये धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी किया ना, तो कैसे किया था? अब उसकी पहली बीवी ने बोला कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगी, सन्नी देओल की मम्मी ने, सन्नी बॉबी की मम्मी जो है, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी बस। अब धर्मेंद्र को शादी करनी थी हेमा मालिनी से, एट द एज ऑफ 48 उसको लव हुआ, और हेमा मालिनी भी यार 48 के, आप सोचो कोई हीरोइन आज की एकदम टॉप मोस्ट मस्त दिखने वाली हीरोइन 48 ईयर के आदमी से शादी करे और उसके 2 बच्चे बड़े हो चुके। ऐसा हुआ हमारे में, अभी लेटेस्ट में भी हुआ मालूम, करीना कपूर ने भी शादी की, ऐसा ही हुआ ना। बट है ना, ऐसा नहीं था कि उस टाइम वो सैफ अली खान शादीशुदा था, डाइवोर्स हो चुका था, इधर तो शादी चालू थी। तो धर्मेंद्र ने क्या किया मालूम? ये लोग हमारे सीनियर स्टार है ना, मैं आपको बता देता हूँ, उनको कभी भी आप अपना रोल मॉडल मत मानो, है ही नहीं, वो लायक ही नहीं। उसने क्या किया, सगवड़ के लिए इस्लाम धर्म कबूला, मीन्स हिंदू में से वो इस्लाम बना, मुसलमान बना, फिर शादी किया हेमा मालिनी से, फिर वापस हिंदू बन गया। लो, अब पहली बीवी को प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बीवी को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी दोनों का चल रहा है, बोलो। अभी भी धर्मेंद्र इज अलाइव और उसकी दोनों वाइफ अलाइव है, उनके बच्चे भी अलाइव है। अब उनको मालूम है कि भाई चलो ठीक है, तो हमको झगड़ना नहीं है। हेमा मालिनी को भी क्या, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पहली वाइफ है, आप उनके साथ भी रह सकते हैं, मेरे साथ भी रह सकते हैं, ऐसा बोलो। बट ऐसे सगवड़िए लोग हैं ये लोग, है ना। कभी भी कोई सिने स्टार को अपना रोल मॉडल मत मानो, वो ऐसे है ही नहीं कि जिनको हम अपना रोल मॉडल मान सकते। मानना हो तो अपने माँ बाप को मानो, आप जिस कल्चर में बड़े हो उसमें जो बड़े लोग हैं उनको मानो। हमारे इंडिया के स्वामी विवेकानंद कैन बी योर रोल मॉडल, हनुमान दादा कैन बी योर रोल मॉडल, बराबर सरदार वल्लभ भाई पटेल कैन बी योर रोल मॉडल। अब तो देखो, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो लॉ तो वहां का ही यूज कर रहे हैं, बट भारतीय संदर्भ में जवाब दे रहे हैं। पूछ रहा है। तो आज के दिन में बच्चों, मैं यहाँ तक का रखता हूँ लॉ के अंदर, सिर्फ इतना पोर्शन। कहाँ तक? ये वाला, कि भाई मैंने यहां तक पढ़ा है, ये वाली चीज हो गई और ये वाला हो, अभी इसमें आगे पढ़ना बाकी है।
अब हम क्या करेंगे कि भाई मैं क्या समझाना चाहता था कि अंग्रेजों में डाइवोर्स के नियम अलग है, तो वहां इंग्लैंड के जजमेंट आप इंडिया के लोगों को दोगे तो नहीं चलेगा, वहां डाइवोर्स के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। वहां लेडीज को भी बहुत इंडिपेंडेंट राइट्स हुआ करते थे, तो लेडीज भी कुछ केसेस वगैरह कर सकती थी। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या किया कि नहीं, भारतीय संदर्भ में उसका जजमेंट अलग लेंगे, है ना, भारत में ये स्थिति को ऐसा माना जाएगा, ये स्थिति को ऐसा माना जाएगा। वहां ऐसा था कि इतनी एज तक शादी नहीं हो सकती। भारत में तो क्या, गांधी बापू ने 14 साल की एज में शादी कर दी। अब उस टाइम होता था बाल विवाह, 1869 में जन्मे गांधी जी, तो उनके टाइम पे होता था। तो फिर अब सपोज वो अंग्रेज का कायदा, बट इंडिया में फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इंडिया में 99% नहीं 100% शादी कम एज में होती थी, तो फिर वो रूल ऐसा कैसे अप्लाई हो सकता है इंडिया में, नहीं हो सकता। तो कुछ नियम वहां के लिए बने हैं, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है, भारतीय संदर्भ में उसका यूज नहीं होगा। तो भारतीय संदर्भ दैट इज सिचुएशंस, भारतीय सिचुएशन में उसको अलग से मानना है। सिचुएशन का मीनिंग होता है स्थिति। भारतीय कस्टम्स, कस्टम्स का मीनिंग होता है परंपरा, परंपरा। एंड यूसेजेस मीन्स ये परंपरा एंड कस्टम्स एंड यूसेज दे आर सिमिलर। प्रणाली बोलते हैं हम, नहीं बोलते कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, अकाउंट्स में ऐसा वर्ड यूज किए थे, सिद्धांतों और प्रणालिकाओं। तो ऐसा मीन्स सालों से जो सिस्टम चली आई है उसको हम यूसेजेस भी बोल सकते हैं, परंपरा भी बोल सकते हैं, कस्टम्स भी बोल सकते हैं। तो कस्टम्स एंड यूसेजेस आर सिमिलर वर्ड्स, बराबर। अब यहां से ये जो दूसरा डॉट है ना, यहां से बाकी है हमारा, ठीक है।